इमाइल दुर्खीम। Emil Durkheim, 1858 to 1917. फ्रांसीसी समाजशास्त्री एवं समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर इमाइल दुर्खीम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनल कस्बे में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनका परिवार एक पुरोहित परिवार था। दुर्खीम के पूर्वज यहूदी दर्शन, रेबी दर्शन के ख्याति प्राप्त विद्वान रहे हैं, परंतु दुर्खीम धार्मिक क्रियाकलाप में रुचि नहीं लेते थे, इसलिए इन्होंने धार्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं किया। दुर्खीम की शिक्षा दीक्षा अच्छे संस्थानों में हुई और यह एकमात्र समाजशास्त्री है जिनका पारिवारिक जीवन सुखमय था। दुर्खीम पहले विद्वान हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को दर्शनशास्त्र एवं मनोविज्ञान से अलग किया, अलग विषय वस्तु दिया और देखने का एक अलग दृष्टिकोण दिया, इसलिए इन्हें समाजशास्त्र का वास्तविक पिता कहा जाता है। इनके नेतृत्व में 1889 में फ्रांस के बोर्डिक्स विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की शुरुआत हुई। नोट्स इन्हें समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर भी कहा जाता है। दुर्खीम द्वारा समाज में श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक विषय से डॉक्टरेट PhD की उपाधि प्राप्त की गई। उस समय के विश्वविद्यालयों में शोध के लिए फ्रेंच एवं लैटिन भाषा में विषय को लिखना होता था। फ्रेंच भाषा में इन्होंने श्रम विभाजन पर लिखा एवं लैटिन भाषा में मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो पर लिखा। 1893 में दुर्खीम की पहली पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी प्रकाशित हुई। इसी पुस्तक में पहली बार प्रकार्यवाद की चर्चा की गई। समाजशास्त्र को वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रत्यक्षवादी एवं अनुभववादी पद्धति पर आधारित दूसरी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक की रचना की गई। इसी पुस्तक में इनके द्वारा सामाजिक तथ्य, सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान जैसी अवधारणाओं का उल्लेख किया गया। प्रत्यक्षवादी पद्धति पर आधारित अगली पुस्तक हु सुइसाइड 1897 में लिखी गई, जिसमें आत्महत्या के बढ़ने एवं घटने के कारणों की चर्चा की। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से इन्होंने धर्म का अध्ययन किया और 1912 में दी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की गई। इस पुस्तक में इन्होंने धर्म के प्रारंभिक स्वरूप को जानने के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाया। 1913 में दुर्खीम द्वारा व्यावहारिकता और समाजशास्त्र, प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी नामक छोटी सी पुस्तक लिखी गई। इनकी मृत्यु के पश्चात कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई, जैसे Education and Sociology, 1922. Socialism, 1924. Professional Ethics and Civil Morals, 1957. Moral Education, 1973. दुर्खीम मार्शल मॉस के साथ मिलकर 1896 में इनी सोशियोलॉजिका नामक पत्रिका की जर्नल शुरुआत की। प्रथम विश्व युद्ध में अपने एकमात्र पुत्र के मारे जाने के कारण दुर्खीम काफी दुखी हो गए और इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसके कारण 15 नवंबर 1917 को मात्र 59 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। इस प्रकार समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर एवं वास्तविक पिता की असामयिक मृत्यु ने बौद्धिक जगत को शोकाकुल कर दिया। दुर्खीम द्वारा समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट की अवधारणा का उल्लेख किया गया। इसके साथ ही इन्होंने सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान जैसी अवधारणाओं का भी उल्लेख किया है। सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इसका तात्पर्य समूह के विचार से है। जब व्यक्तिगत चेतनाएं एक दूसरे में समाहित हो जाती है तो इसे ही सामूहिक चेतना कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत चेतना भी शामिल होती है। दुर्खीम ने जनरीति, रूढ़ि, प्रथा, धर्म, कानून इत्यादि सभी को सामूहिक चेतना माना है। यह एक प्रकार से समूह की भावनाएं हैं। सामूहिक प्रतिनिधान, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव।
दुर्खीम का कहना है कि सामूहिक चेतना रूपी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसे ही सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं। उदाहरण, राष्ट्रीय झंडा हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त करता है। इसी प्रकार धार्मिक पुस्तकें धार्मिक भावनाओं का तो नेतागण हमारी अर्थात जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। दुर्खीम सामूहिक प्रतिनिधान को चेतनाओं की चेतना कहते हैं तथा समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधान का विज्ञान कहते हैं। सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट्स। दुर्खीम सामूहिक प्रतिनिधान एवं सामूहिक चेतना को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बनाना चाहते हैं और इसे ही सामाजिक तथ्य कहते हैं। इनके अनुसार सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने या अनुभव करने का वह तरीका है जो किसी भी समाज में लगभग सामान्य रूप से पाया जाता है। इस आधार पर दुर्खीम सामाजिक तथ्य की निम्न विशेषताएं बताते हैं। 1. बाह्यता, एक्सटीरियोरिटी। 2. बाध्यता, कॉन्स्ट्रेंट। 3. सामान्यता, जनरलाइज्ड। 4. सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। वैसे दुर्खीम बाह्यता एवं बाध्यता पर ही अधिक जोर देते हैं, अर्थात वह सामूहिक प्रतिनिधान या सामूहिक चेतना या व्यक्ति का व्यवहार जिसमें बाह्यता एवं बाध्यता का गुण पाया जाएगा वही व्यवहार सामाजिक तथ्य कहलाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का सभी व्यवहार सामाजिक तथ्य नहीं हो सकता, वही व्यवहार सामाजिक तथ्य होगा जिसमें ये दोनों विशेषताएं देखने को मिलेगी और वही समाजशास्त्र की विषय वस्तु होगी। दुर्खीम मिथक, कानाफूसी इत्यादि को सामाजिक तथ्य नहीं मानते, इसीलिए यह समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। भौतिक सामाजिक तथ्य इसके अंतर्गत समाज, समाज के संरचनात्मक अंग जैसे राज्य, चर्च इत्यादि। समाज के रचनात्मक अंग जैसे जनसंख्या, संचार, आवास इत्यादि। अभौतिक सामाजिक तथ्य इसमें इन्होंने सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान, सामूहिक आत्मा, कलेक्टिव कॉन्शियंस, सामाजिक धारा, सोशल करंट, नैतिकता इत्यादि को शामिल किया है। दुर्खीम भौतिक की अपेक्षा अभौतिक सामाजिक तथ्य को अधिक महत्व देते हैं। सामाजिक धारा से तात्पर्य एक समय विशेष में समूह के मिजाज से है, अर्थात एक समय विशेष में प्रचलित धारणा को ही सामाजिक धारा कहते हैं। यह भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, उनमें उत्साह का या निराशा का भाव उत्पन्न कर देता है। सामूहिक आत्मा दुर्खीम द्वारा सामूहिक चेतना और सामूहिक आत्मा में कोई अंतर नहीं किया गया है, बल्कि कहीं कहीं इसे समानार्थी शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। फिर भी सामूहिक आत्मा एक समाज विशेष का गुण है, इसे ही क्रोवर संस्कृति का इतिहास कहते हैं, जबकि रुथ बेनेडिक्ट इसे संस्कृति की आत्मा, कल्चरल जेन्युइस कहते हैं। दुर्खीम का कहना है कि जब विभागों एवं आदर्शों में एक रूपता उत्पन्न हो जाती है तो उसे ही नैतिकता कहते हैं। समाज के अस्तित्व के लिए नैतिकता का होना आवश्यक है। अपनी अगली पुस्तक सुइसाइड, आत्महत्या में दुर्खीम सामाजिक तथ्यों को पुनः 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक सामान्य सामाजिक तथ्य, नॉर्मल सोशल फैक्ट। वे सामाजिक तथ्य जो समाज एकता को सुदृढ़ करते हैं या समाज की एकता को बढ़ाने में अपना सहयोग देते हैं तो उन्हें सामान्य सामाजिक तथ्य कहते हैं। इनके अनुसार अपराध, भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या जैसे तथ्य भी सामान्य सामाजिक तथ्य है। 2 असामान्य या व्याधिकीय सामाजिक तथ्य, एबनॉर्मल सोशियोलॉजिकल फैक्ट। वे सामाजिक तथ्य जो समाज की एकता को कमजोर करते हैं वे असामान्य सामाजिक तथ्य कहे जाते हैं। जैसे समाज में अपराध की दर का बढ़ना, जनसंख्या विस्फोट, अत्यधिक भ्रष्टाचार इत्यादि। आत्महत्या का सिद्धांत,
थ्योरी ऑफ सुसाइड। दुर्खीम से पहले आत्महत्या को एक व्यक्तिगत घटना कारण माना जाता था, लेकिन दुर्खीम ने इसे सामाजिक घटना बताया। दुर्खीम द्वारा 11 देशों में आत्महत्या से संबंधित दर्ज आंकड़े को संग्रहित किया और इसके आधार पर अपने आत्महत्या सिद्धांत को प्रस्तुत किया। दुर्खीम का कहना है कि आत्महत्या में बाह्यता एवं बाध्यता दोनों तत्व विद्यमान, इसलिए आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य यह समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। दुर्खीम द्वारा 1897 में सुसाइड अ स्टडी इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की गई, जिसमें आत्महत्या संबंधी विचार को प्रस्तुत किया गया। दुर्खीम का कहना है कि आत्महत्या व्यक्तिगत घटना अवश्य है, परंतु इसके कारण समूह या संरचना में निहित है, अर्थात कारण सामाजिक है। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या एक ऐसा सामाजिक कृत्य है जिसे करने वाला इस बात से अवगत होता है कि इससे उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, अर्थात वह घटना के परिणाम से परिचित होता है। दुर्खीम द्वारा 11 देशों के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया, जिससे यह पता चलता है कि आत्महत्या के बढ़ने एवं घटने का कारण क्या है। इनका निष्कर्ष है कि एक प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग भौतिकवादी अधिक आत्महत्या करते हैं, जबकि कैथोलिक धर्म के लोग कम आत्महत्या करते हैं। 2 शहरी अधिक आत्महत्याएं करते हैं, जबकि ग्रामीण कम। 3 अविवाहित अधिक आत्महत्याएं करते हैं, जबकि विवाहित कम। 4 सैनिक अधिक आत्महत्याएं करते हैं, जबकि सिविलियन कम आत्महत्याएं करते हैं। 5 महिलाएं अधिक आत्महत्या करती है, जबकि पुरुष कम। 6 गर्मी में अधिक आत्महत्याएं होती है, जबकि सर्दी में कम। इन निष्कर्षों के आधार पर दुर्खीम 4 प्रकार की आत्महत्याएं बताते हैं, अर्थात समाज में जितनी भी आत्महत्याएं होती है वह इन्हीं चारों में से किसी न किसी से संबंधित होती है। दुर्खीम आत्महत्या के भेद या प्रकार के लिए एकीकरण एवं नियंत्रण को मूल तत्व मानते हैं, अर्थात एकीकरण एकजुटता नहीं होने पर आत्महत्या अधिक होती है और अत्यधिक एकीकरण भी आत्महत्या को बढ़ावा देती है। इसी प्रकार दुर्खीम का कहना है कि जब समाज में नियंत्रण की क्षमता नहीं होती, समाज में नैतिक बल नहीं होता तो आत्महत्या होती है, और जब नियंत्रण बहुत अधिक होता है, समाज का नैतिक बल बहुत अधिक मांग करता है अथवा समूह की अपेक्षाएं बहुत अधिक होती है, तो भी आत्महत्या होती है। इसी आधार पर दुर्खीम आत्महत्या के प्रकारों का उल्लेख करते हैं। अहंवादी आत्महत्या, आदर्श शून्यता आत्महत्या, भाग्यवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या। एक अहंवादी आत्महत्या इगोइस्टिक सुसाइड। जब व्यक्ति समाज में अलग थलग पड़ जाता है या सामूहिक चेतना कमजोर पड़ जाती है, या जब व्यक्ति अपनी निजी असफलताओं, दुखों एवं परेशानियों के कारण आत्महत्या कर लेता है, तो यह अहंवादी आत्महत्या है। जब व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को भी समाज पसंद नहीं करता है, जिससे उसकी महत्वाकांक्षा को चोट पहुंचती है और इस स्थिति में व्यक्ति द्वारा आत्महत्या की जाती है, तो यह अहंवादी आत्महत्या है। उदाहरण, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका परिवार में कोई नहीं है द्वारा किया जाने वाला आत्महत्या अहंवादी आत्महत्या है। इसी प्रकार दिवालिया व्यापारी, असफल छात्र, तलाकशुदा व्यक्ति तथा प्रेम में असफल होने पर की जाने वाली आत्महत्याएं भी अहंवादी आत्महत्याएं हैं। 2 परार्थवादी आत्महत्या। जब व्यक्ति सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होकर या दूसरों की खुशी के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देता है, तो इसे परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। जैसे सती प्रथा, जौहर प्रथा, मानव या आत्मघाती बम बनना, देश के लिए सैनिक का शहीद होना, जहाज के साथ कैप्टन का डूब जाना, यह सभी परार्थवादी आत्महत्याएं हैं।
अहंवादी आत्महत्या में व्यक्ति एवं समाज के संबंध समाप्त हो जाते हैं, जबकि परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति के संबंध अत्यधिक घनिष्ठ हो जाते हैं। सरल समाज में परार्थवादी आत्महत्याएं अधिक होती हैं। 3 आदर्श शून्यता आत्महत्या। यह सिर्फ औद्योगिक या जटिल समाज की विशेषता है, क्योंकि इस समाज में इतनी तेजी से परिवर्तन होता है कि सभी सदस्य उसके अनुसार परिवर्तित नहीं हो पाते, इससे भी समाज में आत्महत्या होती है। तेजी से परिवर्तन होने से पुराने मानक एवं मूल्य निष्प्रभावी हो जाते हैं, जिससे समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस स्थिति में होने वाली आत्महत्या भी आदर्श शून्यता आत्महत्या कही जाती है। जैसे वर्तमान समय में किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, अचानक व्यापार में घाटा होने पर व्यापारी द्वारा की जाने वाली आत्महत्या इत्यादि। 4 भाग्यवादी आत्महत्या। दुर्खीम इसे बहुत महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि यह वर्तमान समय में बहुत कम देखने को मिलता है। जब व्यक्ति पर अनुशासन, नियम इतने जबरदस्त तरीके से आरोपित किए जाएं कि उसका जीवन जीना ही मुश्किल हो जाए, तो इस स्थिति में की जाने वाली आत्महत्या भाग्यवादी आत्महत्या कही जाती है। जैसे दासों द्वारा या बंगाल की बाल विधवाओं द्वारा की जाने वाली आत्महत्याएं इसी श्रेणी की आत्महत्या है। निष्कर्षतः दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के लिए स्वयं समाज उत्तरदायी है। असली हत्यारा समाज है, लेकिन समाज स्वतः जन्मा सुई जेनरिस है, इसलिए व्यक्ति को ही अपना अस्तित्व समाप्त